हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद सोशल साइंस के एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप। यानी आज का हमारा टॉपिक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप है और यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है। आइए हम सबसे पहले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति एवं विस्तार को समझ लेते हैं। संसार के मानचित्र में देखिए, दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि जब हम संसार का मानचित्र देखेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप से उसकी दक्षिण में, मतलब कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में उससे जुड़ा हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। यानी हम आज जिस महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं वह संसार का चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके पहले 3 महाद्वीप आते हैं और इसका नंबर चौथा है। इसका क्षेत्रफल 1,75,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह 12 डिग्री उत्तर अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिण अक्षांश तथा 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है। यह महाद्वीप उत्तर से दक्षिण लगभग 6,640 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व 5,150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि यह इसकी स्थिति है और विस्तार है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। और यह महाद्वीप उत्तर अमेरिका महाद्वीप से नीचे दक्षिण की तरफ उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हम जिस महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं उसकी स्थिति और विस्तार क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं जहाँ पर आपको ये हाथ रखे हूँ यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और इसी महाद्वीप के बारे में आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, उसमें 7वें महाद्वीप में ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसका स्थान चौथे नंबर पर आता है। यह इसे 2 प्रकार की रेखाएं काटती हैं। एक तो है भूमध्य रेखा, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ पॉइंट करके, इसको ऊपर से काट रही है। और इसके नीचे यहाँ पर आपको मकर रेखा भी दिख रही है स्टूडेंट्स, तो ये मकर रेखा इसे काट रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो आपका संसार का मानचित्र है, इस मानचित्र में या नक्शे में चौथा नंबर इसका आता है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा महाद्वीप आप देख रहे होंगे एशिया महाद्वीप है, ब्राउन कलर से। उसके बाद उससे लगा हुआ है यूरोप महाद्वीप और फिर उसकी जब आप पश्चिम दिशा में जाएंगे तो आपको पीछे उत्तर अमेरिका महाद्वीप दिखेगा और नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा दक्षिण अमेरिका, जो कि यहाँ पर इस नक्शे में येलो कलर से दिखाया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको 6 महाद्वीप दिख रहे होंगे। सबसे पहला एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है दुनिया का, जिसके पूर्व में प्रशांत महासागर, इसकी पश्चिम में यूरोप महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर। इसके बाद यूरोप महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप के पीछे आप देखें तो आपको यहाँ पर उत्तर अमेरिका महाद्वीप दिख रहा होगा। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के जस्ट नीचे है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जो इसकी दक्षिण दिशा में है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर है, इसकी उत्तर दिशा में कैरिबियन सागर है और पश्चिम दिशा में प्रशांत महासागर है और इसकी दक्षिण दिशा में प्रशांत व अटलांटिक महासागर दोनों मिले हुए हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हम ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं। दक्षिण अमेरिका का राजनीतिक मानचित्र देखिए। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया मानचित्र कि दक्षिण अमेरिका का राजनीतिक मानचित्र देखिए। महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर, मैंने आपको अभी बताया कि महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर में कैरिबियन सागर है। महाद्वीप के दक्षिण छोर पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में दोनों मिल जाते हैं। यानी कि इसके दक्षिणी छोर पर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों मिलते हैं। महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग पहले उत्तर अमेरिका
के पनामा देश से स्थल द्वारा जुड़ा हुआ था। यानी क्या था, ये जो महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसका पश्चिमी भाग पहले उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पनामा देश से स्थल के द्वारा यानी भूमि के द्वारा जुड़ा हुआ था, जिसे बाद में पनामा नहर बनाकर अलग किया गया। पनामा नहर बनने के पूर्व दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित कोलंबिया, यानी कि पनामा नहर बनने से पहले दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित कोलंबिया, जो कि एक देश है, के उत्तरी समुद्री तट से पश्चिमी समुद्र तट पर जल मार्ग से आने के लिए हजारों किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। महाद्वीप का अधिकांश भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में फैला है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप सुन रहे होंगे कि एक नया शब्द आया है, लैटिन अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मैक्सिको, 3 देश हो गए, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज। इन सभी देशों को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहा जाता है। अब लैटिन अमेरिका, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो थोड़ा सा और हम यहाँ पर जान लेते कि क्या है। लैटिन प्राचीन रोम वासियों की भाषा है। लैटिन आपने सुना होगा, एक भाषा का प्रकार है। तो लैटिन जो भाषा है वह प्राचीन रोम वासियों की भाषा है, यानी रोम जो कि इटली की राजधानी है, तो लैटिन रोम वासियों की एक प्राचीन भाषा है। पुर्तगाल और स्पेन से लैटिन भाषा बोलने वाले यूरोपीय लोग दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज में बस गए। यानी पुर्तगाल भी एक देश का नाम है। पुर्तगाल और स्पेन, यह भी देश का नाम है। तो स्पेन और पुर्तगाल के रहने वाले लैटिन भाषा बोलने वाले यूरोपीय लोग दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज, इन जगहों पर जाकर बस गए। इसलिए इस संपूर्ण भाग को लैटिन अमेरिका कहते हैं। यानी कि इन सभी चारों देशों के मिले जुले भाग को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो पुर्तगाल और स्पेन से लैटिन भाषा बोलने वाले यूरोपीय लोग बसे थे और उन्होंने ये जो भाषा बोली और अलग अलग जगहों पर ये लोग बस गए, तो इसीलिए इसे नाम दिया गया लैटिन अमेरिका। अब हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के धरातलीय बनावट की, यानी कि भौगोलिक स्वरूप की। तो धरातलीय बनावट के आधार पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है इसको? 4 भौतिक भागों में इसे बांटा जा सकता है। नंबर 1 है पश्चिम तटीय पट्टी, नंबर 2 पर आता है पश्चिमी पर्वतमाला और नंबर 3 पर आता है मध्यवर्ती मैदान, नंबर 4 आता है पूर्वी उच्च भूमि। यहाँ पर हम एक एक करके इन सभी के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पश्चिम तटीय पट्टी। महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के तटीय भाग और एंडीज पर्वतमाला के मध्य में मैदानी भूमि एक सक्रिय पट्टी के रूप में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। क्या है? महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है और प्रशांत महासागर के तटीय भाग में और एंडीज पर्वतमाला के बीच में मैदानी भूमि पर एक सक्रिय पट्टी के रूप में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। इस तटीय मैदान के मध्य में अटाकामा नामक एक मरुस्थल है, जो संसार का सबसे शुष्क यानी कि गर्म मरुस्थल है। इस तटीय मैदान की चौड़ाई सब जगह एक समान नहीं है। तो ये इस तरह पश्चिम तटीय पट्टी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पश्चिमी पर्वतमाला। मानचित्र में आपने देखा होगा, अभी मानचित्र में जब हम देखेंगे तो जानेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो पश्चिम दिशा है उसमें एंडीज पर्वतमाला काफ़ी दूरी तक फैली हुई है। तो पश्चिम तटीय मैदानी पट्टी के समानांतर, पश्चिम तटीय मैदानी पट्टी के समानांतर यानी कि समानांतर से पूर्व में पर्वतों और पहाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला फैली हुई है। क्या है? पश्चिम तटीय मैदानी पट्टी की समानांतर यानी समानांतर से पूर्व में पर्वतों और पहाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला फैली हुई है। यह संसार की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? ये संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला। कौन सी है? लंबी, यानी दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो काफ़ी दूरी तक लंबाई में फैली हुई है, जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। यह महाद्वीप के उत्तर में
कैरेबियन सागर से शुरू होकर महाद्वीप के दक्षिणी छोर तक फैली हुई है। यानी जो एंडीज पर्वतमाला है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो यह महाद्वीप के उत्तर में, उत्तर दिशा में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में कैरेबियन सागर है, जिसको मैंने अभी आपको बताया था। तो उत्तर में कैरेबियन सागर से शुरू होकर दक्षिण छोर पर ये महाद्वीप के दक्षिणी छोर तक फैली हुई है और इसकी लंबाई है 7,250 किलोमीटर। यानी कि ये जो एंडीज पर्वतमाला है पश्चिम दिशा में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, इसकी लंबाई है 7,250 किलोमीटर। मध्य में पर्वतों की चौड़ाई सबसे अधिक है, यानी बीच में जो है पर्वतों की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। हिमालय पर्वत के बाद एंडीज पर्वतमाला संसार में सबसे ऊंची पर्वतमाला है। यानी कि हिमालय के बाद, हिमालय जो कि हमारे देश की पर्वतमाला है उत्तर दिशा में, हिमालय के बाद एंडीज पर्वतमाला का स्थान दूसरे नंबर पर आता है और यह उसके बाद सबसे ऊंची पर्वतमाला है। पृथ्वी निर्माण के इतिहास में इन्हें नवीन वलित पर्वत कहते हैं। यानी कि पृथ्वी निर्माण के इतिहास में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? नवीन वलित पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो दो है कि एक तो ये जो एंडीज पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम दिशा में, ये है हिमालय पर्वत के बाद दूसरे नंबर पर आता है और इसकी लंबाई 7,250 किलोमीटर है और ये बीच में काफ़ी चौड़ी होती गई है और यह दूसरे नंबर पर हिमालय के बाद आता है और इन्हें हम वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र यानी कि नक्शा दिखाने की कोशिश की है। तो मैं जो आपसे कह रही थी अभी, तो ये है आपकी एंडीज पर्वतमाला, जो कि मैं यहाँ पे आपको यहाँ पॉइंटर से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये उत्तर से कैरेबियन सागर से लेकर दक्षिण तक, यहाँ नीचे तक काफ़ी दूरी तक ये फैली हुई है। बीच में यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बीच में मरुस्थल है, पैटागोनिया मरुस्थल है यहाँ पर नीचे की तरफ ये, और ऊपर की तरफ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आपको काफ़ी पतली पतली ऐसी रेखाएं दिख रही होंगी। तो ये जो सभी रेखाएं हैं ये है नदियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। नक्शे में ग्रीन रंग से यानी कि हरे रंग से मैदानों को दर्शाया जाता है। तो ये नदियों के मैदान हैं जो आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद भूरा रंग जो होता है वो पठारों का होता है नक्शे में। तो यहाँ पर ये पूर्व दिशा में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पूर्व दिशा में पठार हैं और यहाँ भी ये नदियाँ हैं। तो काफ़ी, और ऊपर आप देख सकते हैं ये गुआना का पठार है। तो इस तरह, और बीच में ये नीला रंग दिख रहा है तो ये पानी का संकेत है कि यहाँ पर पानी है। तो इस तरह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर, उत्तर में कैरेबियन सागर, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और नीचे दक्षिण में प्रशांत और अटलांटिक महासागर दोनों हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भौतिक स्वरूप है और ये ऊपर आप देख सकते हैं पनामा नहर है जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप से यहाँ इसे जोड़ रही है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भौतिक स्वरूप है, यानी कि यह इसका भौतिक नक्शा है। अब हम बात करेंगे एंडीज पर्वतमाला की थोड़ी विस्तार से। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि एंडीज पर्वतमाला इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की उत्तर से लेकर दक्षिण तक काफ़ी लंबाई में ये फैली हुई है। एंडीज पर्वत पर अनेक ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। क्या है एंडीज पर्वतमाला जो है, इस पर कई ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। ये विषुवत रेखीय गर्म जलवायु में स्थित होते हुए भी अधिक ऊंचाई के कारण साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। यानी जो एंडीज पर्वतमाला है ये काफ़ी ऊंचाई पर है और विषुवत रेखा में स्थित होने के बावजूद, विषुवत रेखा जो कि गर्म जलवायु में है, तो विषुवत रेखा गर्म जलवायु में स्थित होते हुए भी इसकी अधिक ऊंचाई होने के कारण ये साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं इसकी ऊंचे ऊंचे शिखर। एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है, यानी एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है एकांकागुआ। कौन सा है? अकांकागुआ। इसका नाम है अकांकागुआ। ये इस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है जो कि समुद्र तल से लगभग 6,960 मीटर ऊंची है। कितनी है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है
अकांकागुआ शिखर की 6,960 मीटर। और जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो उसके बाद इसका नंबर दूसरे स्थान पर आता है। इस पर्वतमाला पर अनेक सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी हैं। यानी ये जो पर्वतमाला है इस पर कई ज्वालामुखी, जिसमें कि प्रसुप्त, मृत और सक्रिय, यानी कि तीनों जो प्रकार के ज्वालामुखी, जिनके नाम यहाँ पर बताए हैं, ये तीनों प्रकार के ज्वालामुखी इस पर्वतमाला पर पाए जाते हैं। इक्वेडोर देश में स्थित कोटोपैक्सी संसार का सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वेडोर देश का नाम है और इसमें स्थित कोटोपैक्सी, कौन सा कोटोपैक्सी? कोटोपैक्सी संसार का सबसे अधिक ऊंचाई पर मतलब कि पाया जाने वाला सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब ऐसा ज्वालामुखी जहाँ पर धमाके होते रहते हैं, मतलब वहाँ पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं। इस पर्वतमाला पर अक्सर ज्वालामुखियों के विस्फोट और भूकंप होते ही रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर इस पर्वतमाला पर ज्वालामुखी और भूकंप के झटके आते ही रहते हैं। एंडीज पर्वत से अमेजन, ओरिनिको, पिल्कोमायो, कोलोराडो आदि अनेक नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं एंडीज पर्वतमाला से? अमेजन, ओरिनिको, पिल्कोमायो, कोलोराडो, ये इतनी नदियाँ निकलती हैं क्योंकि पर्वत जो होते हैं वो नदियों के उद्गम स्थल होते हैं। जैसे हमारे देश भारत में हिमालय से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, काफ़ी सारी नदियाँ निकलती हैं, सतलज, वैसे ही एंडीज पर्वतमाला से भी ये नदियाँ निकलती हैं। तीसरा जो धरातलीय स्वरूप है वो है मध्यवर्ती मैदान। ये मैदान एंडीज पर्वतमाला और पूर्वी उच्च भूमि के बीच बड़े भाग में फैले हुए हैं। ये मैदान 3 भागों में विभाजित हैं, यानी मध्यवर्ती जो मैदान है वो 3 भागों में फैले हुए हैं। नंबर 1 पर है लानोस का मैदान, नंबर 2 पर है सेल्वास का मैदान और नंबर 3 पर है ला प्लाटा का मैदान। तो हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, लानोस का मैदान। लानोस नदी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, यहाँ पर मैं आपको 3 नदियों के बारे में, मतलब 3 मैदानों के बारे में बता रही हूँ। लानोस का मैदान, सेल्वास का मैदान और ला प्लाटा का मैदान। मैदान नदियाँ ही बनाती हैं। नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहकर आती है उससे मैदानों का निर्माण होता है। तो हम जानेंगे सबसे पहले लानोस का मैदान। महाद्वीप के उत्तर में लानोस का मैदान ओरिनिको और इसकी सहायक नदियों से बना है। यानी ये जो लानोस का मैदान है यह है ओरिनिको और उसकी सहायक नदियों से बना है। यानी इन ओरिनिको और उसकी सहायक नदियों ने इस मैदान को बनाया है। यह मैदान गुयाना के पठार के उत्तर में स्थित है। ओरिनिको नदी पर संसार का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर है। यानी कि ओरिनिको जो नदी है उस पर संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात, वह स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर। अब दूसरा है सेल्वास का मैदान। मध्यवर्ती सेल्वास का मैदान अमेजन और उसकी सहायक नदियों से बना है। ये जो सेल्वास का मैदान है ये किन नदियों ने बनाया है? इसे बनाया है अमेजन और उसकी सहायक नदियों ने। यह ब्राजील की उच्च भूमि के उत्तर में विस्तृत है। यानी कि कहाँ पर है ये जो सेल्वास का मैदान है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील देश है, उसकी उच्च भूमि के उत्तर में यह फैला हुआ है। अमेजन नदी संसार की दूसरी लंबी नदी है। यानी यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स, अमेजन नदी है और यह दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। इसके पहले नंबर पर जो नदी आती है सबसे पहली लंबी नदी, उसमें नील नदी है जो कि मिस्र देश में है। और मिस्र के बाद दूसरे नंबर पर जो नदी नील नदी के बाद जो दूसरे नंबर की नदी है वो है अमेजन, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 6,280 किलोमीटर। यह नदी एंडीज पर्वत से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। यानी जो अमेजन नदी है यह एंडीज पर्वत से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई
अटलांटिक महासागर में गिरती है, वहां इसका समापन होता है। यह नदी संसार में सबसे अधिक जल बहाकर ले जाने वाली नदी है, यानी अमेजन नदी दुनिया में सबसे अधिक जल अपने साथ बहाकर ले जाती है। फिर तीसरे नंबर पर जो मैदान है वो है ला प्लाटा का मैदान। तीसरा मैदानी भाग ब्राजील की उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियों की घाटियों से निर्मित हुआ है। यानी ला प्लाटा का मैदान किससे बना है? ब्राजील देश की उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियों की घाटियों से निर्मित हुआ है। इसे ही ला प्लाटा बेसिन कहते हैं। अब नंबर 4 पे आता है धरातलीय स्वरूप में पूर्वी उच्च भूमि, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व दिशा में जो भूमि स्थित है। इस महाद्वीप में मुख्यतः 3 पठारी भाग हैं। उत्तर में गुयाना यानी कि गायना का पठार, महाद्वीप के मध्य में पूर्व में ब्राजील का पठार तथा दक्षिणी भाग में पैटागोनिया का पठार। अमेजन बेसिन तथा ओरिनिको बेसिन के मध्य गुयाना का पठार जल विभाजक का कार्य करता है। ब्राजील का पठार अनेक बड़ी नदियों के बहने से घिस पिट गया है, यानी ब्राजील का जो पठार है वह अनेक नदियों के बहने से घिस पिट गया है। पैटागोनिया का पठार वर्षा के अभाव में एक शुष्क मरुस्थल है। पैटागोनिया एक मरुस्थल का नाम है जो कि दक्षिण अमेरिका में नीचे दक्षिण की तरफ पाया जाता है। शुष्क मरुस्थल है ये सभी पठारी भाग एंडीज पर्वतों से बहुत पुराने हैं। इन तीनों पठारों में ब्राजील का पठार सबसे बड़ा है, यानी कि पैटागोनिया का पठार जो कि शुष्क मरुस्थल है, और ये सभी इसके अलावा बाकी जितने भी पठार हैं ये सभी एंडीज पर्वतों से भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं, और इन तीनों पठारों में ब्राजील का पठार सबसे बड़ा है। इस भाग की जलवायु विषुवत होने से साल भर यहाँ संवहनीय वर्षा होने से यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है। यहाँ अधिकांश भागों में 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। कुछ भागों में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग दक्षिणी ब्राजील, पराग्वे तथा उत्तरी अर्जेंटीना के निम्न भूमि प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में 50 से 100 सेंटीमीटर की लगभग वर्षा होती है और शीत ऋतु शुष्क रहती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं यह वर्षा के आंकड़े हैं। तो ये इस तरह की जलवायु दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है, और इसका अधिकांश भाग कैसा है? इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय। कैसा है इसका अधिकांश भाग? उष्णकटिबंधीय है, और इसलिए महाद्वीप की जलवायु सामान्यतः गर्म है। यहाँ साल भर तापमान ऊंचा रहता है, और अमेजन नदी की घाटी विषुवत वृत्त के निकट होने से इस भाग की जलवायु विषुवतीय है। और बाकी जितने आंकड़े मैंने आपको ये बताए हैं कि यहाँ साल भर संवहनिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण मतलब गर्म, आर्द्र मतलब नमी दोनों प्रकार की है, और यहाँ के अधिकांश भागों में 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। कुछ भागों में तो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक की वर्षा होती है। अब हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वनस्पति एवं जीव जंतु की। वनस्पति एवं जीव जंतु, वनों एवं जीव जंतुओं की विविधता की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका बहुत समृद्ध महाद्वीप है। किसकी दृष्टि से? वनों एवं जीव जंतुओं की विविधता की दृष्टि से ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये बहुत ही समृद्ध महाद्वीप है। यहाँ अमेजन बेसिन में संसार का सबसे बड़ा वर्षा वन है, यानी जो अमेजन है, अमेजन बेसिन में संसार का सबसे बड़ा वर्षा वन है, यानी पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा वर्षा वन है। अमेजन नदी की घाटी में उष्ण और आर्द्र जलवायु तथा संवहनीय अमेजन नदी की घाटी में उष्ण, आर्द्र और आर्द्र जलवायु तथा संवहनीय वर्षा की अधिकता के कारण सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यानी कि संवहनीय वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ पर सघन यानी कि काफी घने उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन्हें यहाँ सेलवास के वन कहा जाता है। कौन से वन कहा जाता है स्टूडेंट्स? इन्हें सेलवास के वन कहा जाता है। इन वनों में लगभग 44,000 प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं। यानी कि जो सेलवास के वन है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उनमें
लगभग 44,000 प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिक वर्षा के कारण भूमि दलदली है, यानी कि ये जो वन है यहाँ के सेलवास के वन, वहाँ की भूमि कैसी है? दलदली है, यानी कि वहाँ पर नमी रहती है, गीलापन रहता है मिट्टी में, और वनों की सघनता है और दलदली भूमि है, साथ ही वन काफ़ी घने हैं। यहाँ आवागमन के साधनों का विकास बहुत कम हुआ, यानी कि सेलवास के जहाँ वन ये पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में आवागमन आने जाने के साधनों का विकास बहुत कम हुआ है। इस कारण यहाँ के वनों का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, यानी कि ये जो वन है सेलवास के वन, इनका विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की भूमि दलदली है, इसलिए यहाँ पर परिवहन के साधनों का विकास नहीं हुआ है। सेलवास के वनों में रबड़, हार्डवुड, हीविया, कैस्टिलोआ, सिनकोना, रोजवुड, ताड़ आदि के वृक्ष अधिक हैं। यानी सेलवास के वनों में कौन कौन से वृक्ष हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए? रबड़, हार्डवुड, हीविया, कैस्टिलोआ, सिनकोना, रोजवुड, ताड़ आदि के वृक्ष अधिक हैं। रबड़ के वृक्ष के दूध से रबड़ बनती है। रबड़ कैसे बनती है? रबड़ का पेड़ होता है, उसके पेड़ से दूध निकाला जाता है, फिर दूध से रबड़ बनाई जाती है। सिनकोना से कुनैन और कार्नोबा ताड़ जाति के वृक्ष से मोम बनाया जाता है। यानी कि इन वनों में सिनकोना नामक जो पेड़ है उससे कुनैन नामक दवा बनाई जाती है, और इसके अलावा एक और जो पेड़ है जिसका नाम है कार्नोबा जाति के ताड़ वृक्ष से मोम प्राप्त किया जाता है, यानी कि मोम बनाया जाता है। इन कठोर लकड़ी के वनों में बालसा जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, बालसा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी भी होती है। यानी ये जो कठोर लकड़ी के वन हैं और इन्हीं वनों में संसार की सबसे हल्की लकड़ी यानी कम वजन की लकड़ी बालसा भी पाई जाती है। तो यहाँ पर एक और स्टूडेंट्स क्वेश्चन बन गया है सामान्य ज्ञान का कि दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है या उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा बालसा दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी है जो कि सेलवास के वनों में पाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन बना है कि रबड़ के वृक्ष के दूध से रबड़ बनाई जाती है, सिनकोना से कुनैन दवा बनाई जाती है और ताड़ वृक्ष से मोम प्राप्त किया जाता है। इस वन क्षेत्र की नदियों में 2500 यानी कि 2500 प्रकार की मछलियाँ और वनों में 1500 प्रजाति के पक्षी मिलते हैं। यानी ये जो इस वन क्षेत्र की नदियाँ, यानी कि इन नदियों में कम से कम 2500 प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं और वनों में कम से कम 15 यानी 1500 प्रजाति 1500 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। गैलेपेगास नामक कछुआ समुद्र किनारे मिलता है। गैलेपेगास मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ये जो गैलेपेगास नामक कछुआ है ये समुद्र किनारे मिलता है, जो कि 272 किलोग्राम वजन तक का होता है। गैलेपेगास कछुआ का वजन कितना होता है स्टूडेंट्स? 272 किलोग्राम यानी 3.25 क्विंटल का लगभग ये वजन का होता है कछुआ। यहाँ के मकड़ा बंदर और गिलहरी बंदर विशेष किस्म के होते हैं। एनाकोंडा नामक अजगर 10 मीटर तक लंबा होता है। एनाकोंडा नाम का जो अजगर होता है उसकी लंबाई कम से कम 10 मीटर होती है। दलदली हिरन, दरियाई घोड़े, चिंपैंजी और मगरमच्छ यहाँ के विशेष जानवर हैं। तो स्टूडेंट्स, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इतने प्रकार के जानवर, जीव जंतु, पक्षी और मतलब कि पाए जाते हैं। अमेजन के दक्षिण में कम वर्षा के कारण, अमेजन जो नदी है, अमेजन के दक्षिण में कम वर्षा के कारण सवाना प्रकार के लंबी घास के मैदान हैं। किस प्रकार के? सवाना जो कि एक प्रकार की घास है और ये बड़ी बड़ी घास होती है और ये मुख्य मतलब कि रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो अमेजन दक्षिण में कम वर्षा के कारण सवाना प्रकार की लंबी घास के मैदान भी हैं। उत्तर में ओरिनिको नदी घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान को लानोस तथा दक्षिणी ब्राजील के मध्य भाग में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी
लानोस घास के मैदान का नाम है, और जो कि दक्षिणी ब्राज़ील के मध्य भाग में। और इसके अलावा ये मैदान, घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। उत्तरी अर्जेंटीना तथा पश्चिमी पराग्वे के निचले भागों में, उत्तरी अर्जेंटीना तथा पश्चिमी पराग्वे के निचले भागों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने के कारण घने वन और घास के मैदान हैं। इन्हें यहाँ ग्रान चाको कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक और बार पुनः रिपीट करूंगी कि उत्तरी अर्जेंटीना तथा पश्चिमी पराग्वे के निचले भागों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने के कारण घने वन और घास के मैदान हैं। इन्हें ग्रान चाको कहा जाता है। यानी ग्रान चाको भी एक घास का प्रकार है। पंपास, ग्रान चाको, ये सारे घास के मैदान हैं। सवाना, पंपास और ग्रान चाको तीनों घास के नाम हैं। और ग्रान चाको कहाँ पाया जाता है? ये उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के निचले भागों में ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी की ऋतु में कम वर्षा होने के कारण घने वन और घास के मैदान हैं, जिन्हें हम ग्रान चाको कहा जाता है। इन घास के मैदानों में पशुपालन और भेड़ पालन विशेष रूप से होता है। तो ये जो घास के मैदान है, यहाँ पर पशुओं को पाला जाता है और भेड़ों को भी पाला जाता है। यहाँ का चींटियों खाने वाला विचित्र प्राणी एंट ईटर प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ का एक विशेष मतलब कि प्राणी है जिसका नाम है एंट ईटर। यह कि चींटियों को खाता है, ये यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ प्यूमा और जगुआर जैसे खतरनाक जानवर भी मिलते हैं। कौन से जानवर? प्यूमा और जगुआर जैसे खतरनाक जानवर भी यहाँ मिलते हैं। यहीं पर कैंडोर नामक संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी भी पाया जाता है। कौन सा पक्षी? संसार का कैंडोर नामक शिकारी पक्षी, जो कि दूसरों का शिकार करता है, वह भी यहाँ पर इन वनों में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भौगोलिक स्वरूप को जानने की कोशिश की थी। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।